हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज दोस्तों हम करने वाले हैं पूस की रात कहानी के प्रश्नोत्तर। जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी प्रश्न इससे बन सकते हैं, मैंने दोस्तों बनाने की कोशिश की है। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हिंदी हब के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि इस कक्षा के बाद में इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा की। दोस्तों, जब मैंने आपको पूस की कहानी पढ़ाई थी मुंशी प्रेमचंद की, तब एक एक क्वेश्चन पे हमने चर्चा की थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो केवल समझ के आधार पे किए जाते हैं, उनको कभी भी बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आप 50 क्वेश्चन आपने एक कहानी से तैयार किए, लेकिन आप मुझको कोई कहानी दीजिए, मैं उसमें से 500 क्वेश्चन आपको तैयार करके दूंगा। ठीक है, इतनी संख्या में दोस्तों क्वेश्चन तैयार कर पाना, बता पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और ये पहले दोस्तों इससे करना मूर्खता भी होगी, क्योंकि यदि हम 500 क्वेश्चन तैयार करने में जितना समय बताएंगे उतना तो दोस्तों हम 10 बार कहानी को पढ़ लेंगे। तो दोस्तों इससे अच्छा है क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ध्यान में आ जाएं, जो मोस्ट हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कहानी को पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि जिन्होंने अभी तक कहानी नहीं पढ़ी है तो वे इस क्लास को छोड़ करके पहले कहानी को पढ़िए। मैंने बहुत ही विस्तार के साथ में समझाते हुए कहानी को पढ़ाया है, तब जा कर के आप ये क्लास देखना। ठीक है, पीडीएफ दोस्तों ये नहीं है प्रमाणिकता कि आप इसको पढ़ करके क्वेश्चन को कर ही देंगे। मैं बता रहा हूँ आधा तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो तथ्य के हैं वो सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, संवादों के हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं दोस्तों कि हर संवाद को नहीं लिखा जा सकता। और प्रेमचंद की जो पूस की रात की कहानी है वो सरल कहानी है, और मैं सोचता हूँ कि इसमें से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो एक लेवल का क्वेश्चन होगा दोस्तों, गहराई में क्वेश्चन होगा। यदि ऐसी कहानी होती, कठिन और लंबी कहानी होती, तो फिर उसमें से सरल क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। लेकिन पूस की रात है वो बहुत ही सरल कहानी और इसमें पात्र भी कम ही हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपके संवादों से भी आपसे गहराई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कथन देकर भी पूछा जा सकता है, किसने किससे कहा। तो आज हम इस कक्षा में सारे क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है आपका यही बनता है कि पूस की रात है वो किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ये तो दोस्तों सरल क्वेश्चन है, सबको पता ही है, और ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। प्रेमचंद का जीवन परिचय। मैंने दोस्तों इसमें प्रेमचंद का जीवन परिचय इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब हम इतिहास की कक्षाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ाऊँगा। लेकिन जो अन्य हैं जैसे विजयदान देता है, हेतु भारद्वाज है, ठीक है, और आपके यादवेंद्र शर्मा चंद्र है, उनका मैं जीवन परिचय आपको यहीं तुरंत ही दोस्तों लिखा दूंगा। ठीक है, उसके लिए हम हिंदी साहित्य में नहीं जाएंगे, उसका आपको यहीं मिल जाएगा। तो प्रेमचंद है, इनका तो सब जगह आपको पता है जीवन परिचय मिल जाता है, नॉर्मली है, आपको याद भी होगा। तो आप अभी के लिए कहीं से पढ़ सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप वेट कर सकते हैं। और इनके प्रेमचंद हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इतिहास की दृष्टि से भी, और स्नातक में इनकी कहानी लगी हुई है इसलिए भी। और ये जो दोस्तों क्वेश्चन हैं, 4 स्नातक की कहानियाँ हैं या गद्यभाग लगाए, तो इनके लेखक से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछने की संभावना रहती है। तो इस कहानी से जो टोटल जो प्रश्न हैं वो अधिकतम 2 पूछे जा सकते हैं। और इस बार जैसा कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की जो पुस्तकें हैं वो हटा दी गई हैं, तो इस बार इन कहानियों का वेटेज बढ़ने वाला है। पिछली बार तक एक एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता था, ठीक है, या फिर एक कहानी में से नहीं पूछा गया, एक में से 2 पूछ लिए गए, तो इस प्रकार क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। लेकिन अब दोस्तों मैं सोचता हूँ कि कम से कम 2 क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाने की संभावना है। हालांकि आरपीएससी ने अभी तक कोई भी अंकों का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन हमें दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम 4 कहानियाँ हैं, तो इनमें से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लगभग 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कहानी के बारे में जानते हैं। तो ये जो दोस्तों कहानी है पूस की रात प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, जो 1930 में बहुत ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट कि किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, 1930 में, और माधुरी में ये प्रकाशित हुई थी।
प्रेमचंद 4 पत्रिकाओं का संपादन करते थे, हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा। ठीक है, तो 1930 आपको याद रखना है, माधुरी नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा। यथार्थवादी क्या होती है दोस्तों? यथार्थवादी, आदर्शवादी और एक होता है दोस्तों आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। ठीक है, तो आदर्शवादी ये होता है दोस्तों, कोई भी हम कहानी लिखें तो उसमें जो समस्या हम बता रहे हैं उसका समाधान भी लेखक के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी है, पंच परमेश्वर है, उसमें ऐसा आदर्शों की स्थापना की जाती है। जैसे आपकी रामचरित मानस है, भाई आपसे कोई यदि राज्य आपका छीन रहा है, आपको वनवास दे रहा है और आप राज्य को त्याग करके उनकी आज्ञा मान करके वन में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आदर्श पुत्र का जो कैरेक्टर निभाया गया है, तो इसमें ही आदर्शवादिता राम की झलकती है और तुलसी की आदर्शवादिता यहाँ दिखाई देती है। लेकिन मान लीजिए कि कोई आपके राज्य छीने और आपको उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अपनी औकात पर जो काम किया जाता है दोस्तों, जो जैसी स्थिति है उसका वैसा ही चित्रण कर देना, वो आपकी यथार्थवादिता होती है। और यथार्थवादी शैली की कोई भी रचना होती है तो उसमें जो समस्या है उसका समाधान लेखक के द्वारा नहीं बताया जाता है, बल्कि पाठकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि पाठक इस कहानी को पढ़ करके, इस समस्या को समझ करके अपने अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान करेंगे। तो ये दोस्तों आदर्शवादी और यथार्थवादी में अंतर होता है। इसके अलावा एक होती है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, तो उसमें दोनों की दोस्तों, उसमें थोड़ा सा आदर्शवाद भी दिखाया जाता है, लेकिन समाज की जो यथार्थ स्थिति है उसका भी दोस्तों भयानक तरीके से चित्रण किया जाता है और लेखक के द्वारा समाधान भी सुझा दिया जाता है। तो इस प्रकार की दोस्तों यहाँ पर ये इसका मुख्य अंतर है। और प्रेमचंद आपसे पूछे जाएं कि किस शैली, किस प्रकार के रचनाकार हैं? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी, ऐतिहासिक। तो दोस्तों प्रेमचंद के लिए सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से यूज किया जाता है वो है कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। और इसमें यदि आपसे शैली पूछी जाए तो शैली भी यथार्थवादी है। अब बात करते हैं कि इसमें दोस्तों क्या बताया गया है कि यह किसान की स्थिति का प्रामाणिक दस्तावेज है, जिसमें किसान के शोषण की समस्या को प्रधान रूप से उठाया गया है। कि दोस्तों किसान का शोषण है वो किस प्रकार होता है, तो इसमें आज़ादी से पहले जो भारत में जमींदारी प्रथा थी उसके अंतर्गत किसान का शोषण कैसे होता था, आपको जो मैं दोस्तों बता रहा हूँ इसको भी समझने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि मैं हर चीज़ को दोस्तों लिख करके आपको नहीं दे सकता। तो उसमें बताया गया है कि जमींदारी प्रथा में किसानों का शोषण होता था। ठीक है, खुद की ज़मीन पर मेहनत करके उनको अनाज पैदा करते थे और उसका एक भारी हिस्सा है, बहुत ज़्यादा हिस्सा है वो मालगुजारी के रूप में, लगान के रूप में, कर के रूप में दोस्तों देना पड़ता था। मालगुजारी क्या होती है? ज़मीन पर लगने वाला कर। ठीक है, और उसको मौसमों की मार, ठीक है, पूस की ठंड में, पूस की रात है तो उसमें मौसमों की मार उसे झेलनी पड़ती थी। इसके अलावा साहूकार की घुड़कियाँ, गालियाँ, तो सब कुछ दोस्तों सहकर भी वो किसान अन्न उत्पादन करता था और उस अन्न को फिर वो कर के लिए दे देता था। तो इस प्रकार जो किसान का शोषण होता था, एक बार कर्ज ले लेता था और जीवन भर उस कर्ज को चुकाने की चिंता में लगा रहता था। तो इस प्रकार की जो शोषण, यदि आपसे पूछा जाए कि पूस की रात कहानी की मुख्य समस्या है तो वो हो जाएगी किसान के शोषण की समस्या। क्षमा कीजिए। तो ये दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर देना उसके विकल्पों पे निर्भर करता है कि उसके विकल्प क्या क्या आए हैं, वो विकल्प ही निर्धारित करते हैं कि इसका जो मुख्य उत्तर है वो क्या होगा। यदि कोई तथ्य से क्वेश्चन आता है तो तथ्य का क्वेश्चन तो दोस्तों आपका सीधा सीधा हो जाएगा, उसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। लेकिन जो कंसेप्ट पे, समझ पे आधारित क्वेश्चन आता है तो वो आपके विकल्प ही उसका निर्धारण करते हैं। तो ये हो गई आपके इसमें किसान की शोषण की समस्या को उठाया गया है। अब ये ग्रामीण प्रवेश की कहानी है। इसमें दोस्तों कोई भी दो राय नहीं है कि ग्रामीण प्रवेश है, खेत पे जा रहा है, किसानी कर रहा है, ठीक है। और पूस, ठीक है, ऊख, पुआल, अलाव, मड़ैया यानी कि झोंपड़ी, आला, ठीक है। आला दोस्तों ये होता है, आला दीवारों में पहले गाँव में होता था आला, ठीक है, तो यहाँ पर दिए रखने के लिए बनाया जाता था। डांड
खेत की जो सीमा होती है, खेत की जो डोर होती है दोस्तों, वो कहते हैं डाँड़। माल गुजारी जिनमें पानी चलता था, ये मान लीजिए खेत है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर पानी चलते थे पहले। इसमें माल गुजारी आदि शब्द ग्रामीण जीवन को व्यक्त करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई इनमें से कौन ग्रामीण जीवन को व्यक्त करने वाले पूस की रात कहानी में आए शब्दों का सही समूह है, तो वहाँ पर आपसे पूस, ऊख, पुआल, ठीक है, अलाव, अलाव माने कि अघाना कहते हैं जिसे, ठीक है, मड़ैया, आला, डांड, मालगुजारी। तो ये दोस्तों ग्रामीण जीवन में ही ये घटित होता है। किसी भी शहर में दोस्तों मड़ैया नहीं होती है, ठीक है। मालगुजारी, डांड है, पुआल है, तो ये सब ग्रामीण जीवन है, उसको ये अभिव्यक्त करते हैं। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस कहानी के जो पात्र कौन कौन हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो पात्रों से दोस्तों आपका क्वेश्चन बनेगा कि हल्कू, आपसे पूछा जाए कि कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है, केंद्रीय पात्र कौन सा है, इसका नायक कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका हल्कू, जो कि भारत के समस्त किसानों का प्रतिनिधि बनकर के इस कहानी में आया है। मुन्नी, मुन्नी है हल्कू की पत्नी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हल्कू की पत्नी का क्या नाम था, शीला, मुन्नी, ठीक है, कुछ भी 4 विकल्प दे करके तो आपसे मुन्नी। जबरा कौन था, तो हल्कू का कुत्ता था। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था, जबरा था। और दोस्तों जबरा है वो शामी भक्त था, ठीक है, कि उसके साथ में खेत पे जाता है, ठीक है, अपने स्वामी के साथ में, नीलगांव के उसने पर पहुंचता है, ठीक है, और उसको सावधान करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस प्रकार है वो आत्मीयता उसकी दिखाई देती है हल्कू के प्रति, उसके हर बात का वो समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार वो जबरा है, उसकी विशेषताएं दिखाई देती हैं। अब सहना है दोस्तों, वो केवल एक बार आया, उसका नाम भर आया है। सहमा दोस्त जमींदार भी हो सकता है, ठीक है। अब उसमें विकल्प पे निर्भर करेगा कि जमींदार दे रखा है या साहूकार दे रखा है या महाजन दे रखा है या सेठ दे रखा है, ठीक है। उसमें कोई भी नहीं आएगा भाई ये जमींदार है या क्या है, तो वो विकल्प पे दोस्तों निर्भर करेगा। अब यहाँ पर आप जमींदार रट जाएं और वहाँ पर आ जाए दोस्तों साहूकार, आप यूँ कहेंगे भाई ये तो उत्तर है ही नहीं। तो ये दोस्तों आप थोड़ा सा खुद समझदार हैं और ये बातें आप समझ सकते हैं। हल्कू की यदि दोस्तों हम चरित्र की विशेषताओं की बात करें, तो हल्कू के चरित्र में दोस्तों सबसे पहले तो समझदारी है, ठीक है। उसे पता है यदि मैंने सेना को रुपए नहीं दिए तो वो फिर गालियाँ देगा, घुड़कियाँ देगा, तो भाई आप थोड़ा सा वो विनम्र है। मुन्नी तो चिंतित हो जाती है, ठीक है, मुन्नी है वो गुस्सा भी करने लगती है कि भाई हम सेना को रुपए नहीं देंगे, कंबल कहाँ से आएगा, लेकिन वो सोचता है कि भाई सेना को नहीं दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो समझदारी है। वो दोस्तों भाग्यवादी है। भाग्यवादी कैसे है कि वो जब खेत में होता है तब वो सोचता है कि भाई हमारी ज़िंदगी क्या है, और एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास यदि जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा करके भाग आएगा। तो वो यहाँ पर भाग्यवादी भी है कि अब अपनी तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। तो यहाँ पर वो तकदीर को भी भाव देता है, तो भाग्यवादी हो गया। इसके अलावा वो प्रकृति के साथ में प्रेमी भी है, प्रकृति का जानकार भी है कि सप्तर्षि अभी तक आधे नहीं चढ़े हैं, ठीक है, पूरे चढ़ जाएंगे जब जा कर के सवेरा होगा, अभी पैर भर के रात बाकी है। तो ये उसकी प्रकृति की दोस्तों जानकारी को व्यक्त करता है। इसके अलावा वो पशुओं का प्रेमी भी है। कुत्ता जैसे जिससे दुर्गंध आ रही थी शरीर से, उसे भी अपने साथ में चिमटा लेता है जाड़े से बचने के लिए, ठीक है। और वो अपनी समस्या को भी सोचता है कि भाई हम किसान पैदा करता है और उसका सारा का सारा अन्न है वो चला जाता है, इसलिए ऐसी खेती करने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर ये हल्कू के चरित्र की विशेषताएं आ जाती हैं। अब वो विकल्पों पे दोस्तों निर्भर करेगा कि विकल्प क्या आते हैं, ठीक है। तो 4 विकल्प देकर के कह देगा कि हल्कू के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, और पिछली बार तक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखना दोस्तों। ये आप जब कहानी पढ़ेंगे दोस्तों तभी आपकी समझ में आएंगे। हल्कू ने सहना को 3 रुपये दिए, तो आपसे दोस्तों ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि हल्कू ने सेना को कितने रुपए दिए थे, तो 3 रुपये उसने दिए थे। मजदूरी में से बचाकर, जो उसने मजदूरी करके कमाए थे, क्योंकि खेती का था वो तो खेती में लग जाता था और बचा कुचा उसका लगान में कर के रूप में, माल गुजारी के रूप में चला जाता था। अब उसने मजदूरी में बचाकर कंबल के लिए जो जोड़े थे। हल्कू को डर था कि सेना गालियाँ देगा, वह घुड़कियाँ जमाएगा। आपको यदि पूछा जाए कि भाई हल्कू ने रुपए क्यों दिए थे सेना को, क्योंकि उसको डर था कि सेना है वो बहुत ही कड़क आदमी है, और वो यदि उसको रुपए नहीं दिए तो वो गालियाँ देगा और घुड़कियाँ देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठंड से बचने के लिए
हल्कू ने जबरा कुत्ते को अपनी गोद में सुला लिया। ठीक है, तो ठंड से बचने का पहला उपाय वो क्या करता है, जब किसी भी तरह से ठंड नहीं भागती है तो जबरा कुत्ता है उसको अपनी गोदी में चिमटा करके उसे सुला लेता है और उसने इस प्रकार अपूर्व सुख का आनंद किया। जबरा को भी हल्कू की गोद में स्वर्ग की सी अनुभूति होती है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि जबरा को स्वर्ग की अनुभूति कहाँ होती है, तो वो हल्कू की गोद में होती है। अब लेखक के अनुसार इस अनोखी मैत्री ने हल्कू की आत्मा के सब द्वार खोल दिए तथा उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो ये लेखक का दोस्तों स्वैगत कथन है। आपसे पूछा जाए कि ये निम्न में से कौन सा संवाद है, तो उसमें लेखक का स्वैगत कथन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये लेखक के अनुसार है वो कहा गया है। जो बीच बीच में लेखक अपनी तरफ से बातें कहता है तो वो लेखक का यानी स्वैगत कथन होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि हल्कू की आत्मा के स्वप्नद्वार किसने खोल दिए, तो वो हो जाएगा जो कुत्ते के साथ में जो सुलाया था। इस अनोखी मैत्री ने कुत्ते की जो उसके पास में सोने की जो स्थिति थी उसने हल्कू की आत्मा के सारे द्वार हैं वो खोल दिए। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो ये दोस्तों उसको जब सुलाता है उसके बारे में ये कहा गया है। हाँ, तो अब आगे देखिए दोस्तों, ज़्यादातर दोस्तों मैंने पूरी कहानी को इन्हीं 2-3 बंदों में समेट लिया है। ठीक है, ज़्यादातर आपको इसलिए प्रत्येक लाइन को आपको ढंग से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और प्रत्येक का रिवीजन दोस्तों प्रतिदिन आपको करते चलना है। 2-3 बार यदि आपने इन चीज़ों को रिवीजन कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे माइंड में आपकी बैठ जाएंगे। हल्कू की इस आत्मीयता ने जबरा के हृदय में नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। यदि आपसे पूछे कि जबरा के हृदय में नई स्फूर्ति कब पैदा हुई थी, कि जब हल्कू ने उसे अपने साथ में सुला करके आत्मीयता दिखलाई थी तो उसके हृदय में नई स्फूर्ति पैदा हो गई थी, जो कि ठंड से भी आगे बिल्कुल मतलब इस प्रकार की स्फूर्ति पैदा हो गई कि जबड़ा जाड़े में भूखने लग गया था बाहर निकलकर। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। तो ये किसके बारे में कहा गया, आपसे कथन दे देगा कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। निम्न पंक्तियों में लेखक के द्वारा किसके बारे में कहा गया है, तो कुत्ते के बारे में, हल्कू के बारे में, मुन्नी के बारे में, सेना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर उसके जबरा के बारे में कहा गया है, यानी जो कुत्ता था। हल्कू रात भर में 9 चिलम पी जाता है। 9 चिलम कैसे पी जाता है कि 8 चिलम तो पी चुका। ये दोस्तों उसका संवाद आता है कि अभी 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मज़ा है। जैसे ही वो उसको ठंड लगती है तो वो चिलम भरने के लिए जाता है। 8 चिलम तो वो कहता है कि मैं पी चुका, और एक और वो पीता है, तो 9 चिलम है वो टोटल पीता है। यदि आपको पूछा जाए कि सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े थे, कि हल्कू को कैसे पता लगा कि अभी पहर भर रात बाकी है, तो सप्तर्षि अभी आकाश में नहीं चढ़े थे, आधे भी नहीं चढ़े थे। इस बात से हल्कू ने जाना कि अभी पहर से ऊपर रात बाकी है, इनके ऊपर आ जाने पर ही सवेरा होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये बात है हल्कू की प्रकृति की जानकारी के बारे में बताती है, कि वो प्रकृति को देख करके चांद तारों की स्थिति से ज्योतिषी वाली बात है वो बताती है कि उसको व्यवहारिक ज्ञान है। हल्कू अपने खेत के पास के आम के बाग में अलाव जलाता है। ठीक है, अंतिम उपाय के रूप में उसने क्या सोचा कि भाई आम के बाग में चलो, ठीक है, वहाँ पर अलाव जलाएंगे, पत्तियों को इकट्ठा करके और वहाँ पर तापेंगे। तो वो किसका बाग था, अमरूद का बाग, ठीक है, आम का बाग, किसी का भी नींबू का बाग, कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ पर आम के बाग में जा कर के वो अलाव को जलाता है। पत्तियों को बटोरने के लिए वह अरहर के पौधों का झाड़ू लगाता है। एक खेत में अरहर खड़ी हुई थी, उसके कुछ पौधे उखाड़ करके उनका बना करके झाड़ू है वो ले लेता है। तो ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। अब तो नहीं रहा जाता जबरू कथन शीत की असह्यता को प्रकट करता है। यानी कि जो ये कथन कब कहता है, जब वो कंबल में सोने की कोशिश करता है, उसको नींद नहीं आती है। इसके अलावा वो कुत्ते को भी अपने पास में सुलाने की कोशिश करता है, क्या शायद थोड़ी गर्मी आ जाए, लेकिन वो भी फिर नहीं आती है। तो फिर उससे रहा नहीं जाता है, तो अब कहता है अब तो रहा नहीं जाता जबरू। तो ये जबरू यदि काट करके आपसे कह दे कि अब ये किससे कहा गया, अब तो रहा नहीं जाता, तो ये आपका जबरे कुत्ते से कहा गया है। कथन शीत की असह्यता को, यानी जब उसे बिल्कुल ठंड है, वो असह्य हो जाती है, तब वो इस बात को कहता है। आम के बाग में मेहंदी के फूलों की खुशबू आती है। ठीक है, तो
तो ये बात भी आपको याद रखना है कि कैसी अच्छी खुशबू आई रे जबरू, ये बात वो कहता है। अलाव जलने पर हल्कू ठंड को ललकारता वो कहता है कि तेरे जी में आए सोकर। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि जब अलाव जल जाता है तो वो अपने पाँवों को फैला देता है और वो फिर ऐसा लगता है, लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि वो यूँ कह रहा हो कि तेरे जी में आए सो कर। पहले यह उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। हल्कू का यह कथन जबरा से कहा गया। यह उपाय ना सूझा यानी कि अलाव जलाने का उपाय, तो ये कथन है वो हल्कू ने जबरा से कहा था। अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, कथन जबरा के मनोभाव को प्रकट करने वाला है। जब अलाव जला लेते हैं तब हल्कू है वो कहता है कि भाई अब तो ठंड नहीं लगती ना। तो जबरा कहता है, यानी जबरा तो दोस्तों कुत्ता है, पशु है, वो बोल नहीं सकता है, लेकिन उसके माध्यम से वो लेखक कहता है। ठीक है, तो आपसे कुत्ता संवाद आएगा कि भाई निम्न में से अब क्या ठंड लगती रहेगी, कौन सा किसने कहा था संवाद, तो वो आपके जबरा ने कहा था। जबरा के माध्यम से लेखक ने, या लेखक ने जबरा के मनोभावों को प्रकट करते हुए कहा है। मुन्नी से कल ना कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी, कथन हल्कू द्वारा जबरा से आग के ऊपर से निकल जाने वाली बात को लेकर के कहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हल्कू अलाव जला करके कौन सा खेल है वो खेलता है। तो आग से ऊपर कूदने का खेल है वो खेलता है, यानी कि इस पार से आग पर से होकर के इस छोर से उस छोर तक निकल जाने का। तो इसीलिए वो कुत्ते से कहता है कि भाई तुम मुन्नी से मत कह देना, नहीं तो फिर वो लड़ाई करेगी कि आग पर से हम दोनों कूदे थे। हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी पर एक क्षण में आंखें बंद कर लेती थी, यह आग के लिए कहा गया है। यानी कि जब अलाव बुझ चुका होता है तो थोड़ी सी आग है वो नीचे रह जाती है, तो हवा का जैसे ही झोंका आता था तो वो जल उठती थी और उसके एक क्षण में ही आंखें बंद कर लेती थी। तो यहाँ पर आग है दोस्तों, तो वो उसकी मानवीकरण किया गया है, आदमी की तरह वो जाग रही है और बुझ रही है, तो उसका मानवीकरण है। हल्कू अलाव तापने के बाद वहीं चादर ओढ़ करके गीत गुनगुनाने लगता है। तो हल्कू कहाँ सो जाता है, अलाव तापने के बाद वहीं पर गर्म राख के पास में वो चादर ओढ़ करके सो जाता है और वहाँ पर वो गीत गुनगुनाने लगता है। तो ये दोस्तों आपका हो गया। इसके अलावा हल्कू के शरीर में गर्मी बढ़ने पर आलस्य छा गया। तो हल्कू के शरीर में आलस्य कब छाया, जब उसने आग अलाव पे तापा और जैसे ही उसके शरीर में गर्मी आई तो उस पर आलस्य छा गया। इसलिए नीलगांव की आवाज़ पर भी उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, क्योंकि जाड़े में खेतों में जाना और जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य था। तो ये दोस्तों थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपसे यदि पूछा जाए कि भाई हल्कू ने नीलगांव को क्यों नहीं भगाया, तो उसके विकल्पों में ये होगा कि भाई यही विकल्प में होगा कि भाई उसे जाड़े में खेतों में जाना और नीलगांव को भगाना उसे असह्य लग रहा था, उसे कड़ाके की ठंड लग रही थी, इसलिए वो जाना नहीं चाहता, आलस्य ने उसको दबा लिया था। तो ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ये विकल्प और हो कि भाई किसान मतलब लगातार महाजनों और जमींदारों के द्वारा शोषण किए जाने पर उसे कृषि के प्रति उदासीन हो गया था, तो भाई उसे पता था कि जब हम मेहनत करेंगे, मजदूरी कर रहे हैं सब कुछ, और ये फसल है वो हमने मेहनत से उगाई है, फिर भी ये हमारी होने वाली नहीं है, तो फिर हम किसके लिए ये चीज़ करें, क्यों फिर जाड़े में जाएं, क्यों फिर नीलगांव को भगाएं। ठीक है, भगा भी देंगे, ठंड में मर लेंगे हम, लेकिन ये फसल फिर भी हमारी नहीं है। तो ये जो बात थी उसने उसे कृषि के प्रति उदासीन बना दिया था और इसीलिए वो नहीं जाता है। यदि हल्कू की खुद की खेती होती, खुद का सारा उसका फसल होता, तो दोस्तों क्या जाड़ा और क्या नीलगाय, रात में भी आदमी जाता है, लेकिन उसे पता था कि ये फसल मेरी नहीं होने वाली है, मैं दूसरों के लिए उगा रहा हूँ, तो इसलिए वो नीलगांव को कृषि से ज़्यादा वो ठंड को महत्व देता है। वह वहीं जानवरों को भगाने हेतु लेहो लेहो करता है। अब आपसे पूछा जाए कि हल्कू का जो खेत है वो किसने नष्ट किया था, तो वो किया था नीलगांव ने। ठीक है, और ये शब्द है दोस्तों वो कई जगह अलग अलग मिलता है, मैंने सारी जगह छानबीन की है। तो ये लेहो लेहो जो शब्द है दोस्तों वो कहीं पर तो हेलो हेलो मिलता है कि वो जाता नहीं है, वहाँ पर जैसे ही उसे आवाज़ आती है कि नीलगांव को चरने की, तो वो वहाँ पर
वहीं पर बैठा बैठा हेलो हेलो कहता है, या लेहो लेहो कहता है, या होली होली कहता है। तो ये 3 प्रकार के जो शब्द हैं सब जगह दोस्तों ये मिलते हैं, लेकिन जो लेहो लेहो शब्द है वो दोस्तों ज़्यादा बार मिला है। ठीक है, ये उस प्रकार की हल्कू उत्तर प्रदेश में जो साइड है ठीक है, बनारस से ऊपर की, प्रेमचंद की, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, ठीक है, उसके अनुसार है वो डिपेंड करता है। अब आपका जो विकल्प है वो क्या आता है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। ये बहुत ही गहराई में है दोस्तों, इतना तो ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि हेलो हेलो या लेहो लेहो। ठीक है, हल्कू को अकर्मण्यता की रस्सियों ने जकड़ रखा था। यदि आपसे पूछा जाए कि हल्कू को किसकी रस्सियों ने, तो अकर्मण्यता की रस्सियों ने। फसल नष्ट होने पर हल्कू ने मुन्नी के सामने पेट में दर्द होने का बहाना बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट। जब मुन्नी आती है उससे कहती है कि सारी फसल का चौपट हो गई, सत्यानाश हो गया और तुम यहाँ पर सोए हुए, तो वो कहता है कि मेरे पेट में तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, तुझे अपनी फसल की पड़ी है, मैं तो मरते मरते बचा हूँ। फसल चौपट होने पर भी हल्कू प्रसन्न था। उसने कहा रात को ठंड में सोना तो ना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इसका वेरी इंपॉर्टेंट संवाद है कि रात को या ठंड में सोना तो ना पड़ेगा। ये हल्कू की प्रसन्नता को प्रकट करता है। मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। हल्कू का यह कथन समाज के गरीब अमीर और शोषक व शोषित के बीच के मुख्य अंतर विरोधों को उजागर करती है। हाला अर्थात एक व्यक्ति की मेहनत का सुख दूसरे द्वारा उठाया जाता है। इसे हल्कू तकदीर की खूबी कहता है। हल्कू को जब ठंड लगती है तो वो कहता है कि भाई मेहनत हम करें और मज़ा दूसरे लूटें, यानी कि मेहनत तो हमारी है और उसका जो लाभ है वो दूसरों द्वारा, अमीरों द्वारा, साहूकार, जमींदारों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा उठाया जा रहा है। ठीक है, और ये कहता है कि ये तो तकदीर की खूबी है, तो इसमें वो अपने भाग्य को ही यहाँ पर प्रधानता देता है। तो हल्कू की ये भाग्यवादी होने की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। हल्कू की जो मुख्य चिंता है वो ठंड से बचाव की थी। उसे फसल की चिंता नहीं थी, उसे ठंड से बचना था। यदि आपसे पूछे कि पूस की रात कहानी की मुख्य समस्या क्या है, तो वो किसानों के शोषण की समस्या है। और यदि आपसे पूछे कि हल्कू की मुख्य चिंता क्या थी, तो वो थी ठंड से बचाव की। क्योंकि जब वो सहिना को 3 रुपये देने जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपना कलेजा हृदय पे लेकर के, हाथ पे लेकर के जा रहा हो। अब वो सोचता है कि भाई पूस की रात है, इस बार कैसे कटेगी, ठीक है, कंबल कहाँ से आ गया। तो उसकी जो समस्या है वो ठंड के बचाव की थी। नीलगांव के खेत में घुसने पर हल्कू स्वयं को झूठी दिलासा देता है, जबरा के रहते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। तो ये बात है, वो अपने आप को बहाना देता है। शोषण ने हल्कू को अपनी मेहनत से उपजाई फसल के प्रति उदासीन बना दिया था, इसलिए वह ठंड की चिंता करता है, फसल की नहीं। तो जो उसका शोषण हुआ था उसने उसे उदासीन बना दिया था। इसकी जो दोस्तों भाषा की यदि बात करें तो देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि आला, ठीक है, मड़ैया और डांड। तो इस प्रकार के पूस है वो तद्भव शब्दावली है दोस्तों। ठीक है, तो देशज और तद्भव शब्दावली, इसके अलावा उर्दू भी आए हैं कि उसने खुशामद करके मुन्नी से रुपए ले लिए। ठीक है, खुशामद आ गया। तो कई शब्द हैं वो उर्दू के भी आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये देशज शब्दावली है, ग्रामीण जीवन को अव्यक्त करने वाली शब्दावली है। तो उसका यहाँ पे प्रयोग हुआ है युक्त खड़ी बोली हिंदी। जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दोस्तों आपके अगले थोड़े से आपके संवाद हैं कि इसमें संवाद हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से आए हैं। दोस्तों इसमें संवाद तो आपको पता ही, ज़्यादातर मैंने लिखा दिए अब तक आए हैं, लेकिन कुछ और संवाद हैं, कहीं उनसे पूछ लिया जाए तो मैं आपको वो भी आपको बता देता हूँ। 3 पात्र हैं इसमें, एक है आपका मुन्नी, एक है आपका हल्कू, एक है आपका जबरा कुत्ता। तो जो जबरा कुत्ता है वो तो दोस्तों संवाद बोल नहीं सकता, उसके माध्यम से लेखक ने उसके भाव व्यक्त करने के लिए संवाद बोले हैं। इसके अलावा आया सहना, तो सहना का केवल नाम आया है, उसका भी कोई संवाद नहीं है। इसलिए यदि कोई विकल्प में आए कि ये संवाद किसका है, तो आपको जहाँ पर भी सहना आए वो विकल्प सीधा सीधा गलत हो जाएगा। और मुन्नी के जो दोस्तों संवाद हैं वो केवल शुरुआत में हैं, जब तक सेना को रुपए दिए जाते हैं, और उसके अलावा खेत में फसल चौपट होने के बाद के हैं 2 संवाद। और बीच में जो संवाद आए सारे हल्कू के हैं या फिर उसके जबरा से कहे गए हैं, या जबरा के हैं वो हल्कू से व्यक्त किए गए हैं। तो मुन्नी के देखिए 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर आप नॉर्मली लगा सकते हैं, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, ये हल्कू से कहती है। मुन्नी जो भी संवाद बोलती है वो हल्कू से कहती है। ठीक है, ना जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। तो ये आपसे लाइन देकर के कह देगा किसका संवाद है, तो ये मुन्नी का संवाद है हल्कू से। तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है।
तो वो ही दोस्तों खेती छोड़ने के लिए जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको मुन्नी के चरित्र में दोस्तों आपको घुस जाना है कि वो किस प्रकार का संवाद बोल सकती है। उसकी पत्नी है तो एक पत्नी अपने पति से किस तरह बात करती है, तो यहाँ पर आपको समझदारी से वो बात लेनी है। पेट के लिए मजदूरी करो ऐसी खेती से बाज आए, तो यहाँ पर है वो हल्कू से ज़्यादा समझदार दिखाई देती है और कृषि की अपेक्षा वो मजदूरी को ज़्यादा प्रधानता देती है। कम से कम सुख की रोटी तो खाने को मिले। गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, यह कहकर उसकी तनी भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के वाक्य में जो कठोर सत्य था वह उसे भीषण जंतु की तरह घूर रहा था। यानी कि जब कहता है भाई सेना को रुपए दे दे नहीं तो गालियाँ देगा, तो वो कहती है गाली क्या देगा, उसका राज है। लेकिन ये जैसे ही कहती है तो दूसरे पता है कि भाई सेना बहुत ही कठोर आदमी है और वो निश्चित रूप से गाली देगा, तो उसकी जो भौहें तनी हुई थी वो भी दोस्तों अब तक है वो ढीली पड़ जाती है। तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। मजदूरी करके उसी में झोंक दो, उस पर धौंस ऊपर से झेलनी पड़ती है। तो ये आपके मुन्नी के थोड़े संवाद हैं। तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। तो जब सुबह सुबह मुन्नी जाती है तो वो हल्कू से कहती है, हल्कू से सारे खेत का सत्यानाश हो गया, तुम्हारे यहाँ मड़िया डालने से क्या हुआ। तो हल्कू ने करवाया था सत्यानाश, तो हल्कू तो ये कथन कहेगा नहीं, जबरा भी ये कथन कहेगा नहीं, क्योंकि जबरा तो औंधा चट लेटा हुआ था उस समय भूस भूस करके। तो ये है वो मुन्नी कहती है अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। तो ये कथन दोस्तों आपका सबसे मोस्ट है मुन्नी का। तो यहाँ पर आपकी मुन्नी की इसमें चिंता व्यक्त हुई है। अब हैं हल्कू के क्या कथन है, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। सेना रुपये मांगने आता है तो कहते हैं भाई कंबल कहाँ से आएगा, कि भाई बला से जाड़ों में मरेंगे, जाड़ों में मर लेंगे, लेकिन ये बला है, ठीक है, ये बला तो कम से कम सिर से टल जाएगी सेना की। तो ये है वो स्वयं से कहता है। तकदीर की खूबी है मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। तो ये भी वो स्वयं से कहता है, या तो जबरा से कहता है या फिर वो स्वयं से कहता है। तो ये बात हल्कू की है। रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, ये दोस्तों लास्ट में आपका मुख्य संवाद है मोस्ट। तो ये आपका मुन्नी से कहता है और ये उसकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा करके भागे। तो ये भी हल्कू कहता है समाज के अंतर विरोधों को लेकर के, आज और जाड़ा खा ले कल से यहीं पुआल बिछा दूंगा। तो ये जो हल्कू है वो जबरा से कहता है मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेत की पड़ी है। तो ये मुन्नी से कहता है और पेट में दर्द होने का वो बहाना बनाता है। अब रो नानी के नाम को, तो ये जबरा से कहता है, जबरा है वो ठंड के मारे कूं कूं कर रहा था, तो उसको वो कहता है कि अब रो नाम, मैंने मना किया था कि भाई तुम मत चलो, लेकिन अब तुझे ठंड लग रही है, अब रो, आज की रात काट लो, अब तुम अपनी नानी के नाम को रो। पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों काटे, ये भी जबरा से कहता है। तो यहाँ पर अलाव जलाने के वाले की वह कौन सा उपाय था, तो वो अलाव जलाने वाला उपाय था। तो ये दोस्तों इसके संवाद हो गए। इसके अलावा इसमें कुछ एक क्वेश्चन आए हैं। कई बार क्या होता है कि लेखक है वो कुछ एक कथन दे देता है और कहता है कि निम्न में से जो कौन सी पंक्ति है वो इस कहानी में नहीं आई है। तो इस प्रकार का दोस्तों गहराई का क्वेश्चन भी आपसे दे देता है, जिसके लिए आपको पूरी कहानी की प्रत्येक पंक्ति आपको याद होनी चाहिए। और जैसे कि केवल दोस्तों 4 कहानियाँ हैं, ये स्नातक स्तर की लगी हुई हैं, तो इनमें से कैसा भी दोस्तों गहराई का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। और मैंने यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं छूटा है, मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर कोशिश लिखा सकूँ। उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था, ठीक है। सेना को रुपए देते समय ये पंक्ति आई है। आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम पड़ते थे, तो ये शीत की भयावहता को अभिव्यक्त करता है। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था, तो उसको नींद नहीं आ रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि जाड़ा उसको, तो ये भी शीत की भयावहता को दिखाता है। रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया, तो ये भी आता है। सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को उछलता हुआ चला जाता था, तो ये भी दोस्तों जब वो आम के बाग में चला जाता है तब ये कथन आता है। हाथ ठिठुरे जाते थे और नंगे पांव गले जाते थे, तो ये जब वो आम की पत्तियों को बटोरता है तब ये दोस्तों बात आती है। अंधकार के उस आनंद सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता। तो ये शायद दोस्तों ये अनंत है, अनंत सागर में, ठीक है, अनंत आपको लिखना है। अंधकार के उस अनंत सागर में एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता है। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में दब छिपा ना सकता था। यानी कि जैसे ही अलाप जला थोड़ी सी गर्मी आई
तो उसने विजय गर्व को अपने हृदय में नहीं छिपाई और वो अलाव के ऊपर से कूदने लग जाता है। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, कैसा दंदाया हुआ बैठा था। जब नीलगाय आती हैं तो उसे लगता है कि भाई भगाने जाना चाहिए, तो वो कह देता है कि भाई मुझे धोखा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को धोखा खुद दे रहा है और उसे अपनी जगह से हिलना है वो जहर लग रहा था। अकर्मण्यता की रस्सियों ने उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था और खेत की दशा को देखकर मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। तो खेत की जो चौपट होने पर कौन चिंतित होता है, तो वो आपको मुन्नी चिंतित होती है। कौन प्रसन्न होता है, तो हल्कू प्रसन्न होता है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरी पूरी कहानी है, ठीक है। ये आपकी पूरी पूरी कहानी हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि मैंने दोस्तों आपको बहुत लगभग 2-3 घंटे में लगभग 10 बार दोस्तों कहानी को पढ़ करके प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर निकालने की कोशिश की है, जिससे कि आपका परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आए तो वो आपको यहाँ से गलत ना हो सके। प्रत्येक संवाद को यहाँ पर लेने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि कहानी छोटी है, संवाद इसमें कम है, 3 ही पात्रों के संवाद हैं। तो संवाद आपसे दोस्तों निश्चित रूप से संवाद का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। और जो तथ्य इसमें कुछ भी नहीं है, तथ्य तो केवल एक है, 3 रुपये वाला तथ्य है। कितने रुपये दिए थे? 3 रुपये दिए थे। संवाद ही इसके क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो कंसेप्ट पे आधारित बनेगा या फिर प्रेमचंद के जीवन परिचय से बनेगा, तो वो तो साहित्य में हम आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने पूस की रात के प्रश्नोत्तर हैं वो किए हैं। कल हम दोस्तों उजाले की मुसाहिब है उसके प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे, और ये जो दोस्तों PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी, और इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। लेकिन दोस्तों मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक पूस की रात कहानी को नहीं पढ़ा है तो ये दोस्तों ये कक्षा आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाली है। ये PDF भी दोस्तों आपके लिए कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि अभी भी दोस्तों मैं 500 क्वेश्चन ऐसे बना सकता हूँ कि आप उसमें चकमे खा जाएंगे, ठीक है। कुछ भी दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं बिल्कुल, तो इसके लिए आपको पूरा कहानी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी दोस्तों दे देता है कि कहानी की निम्न घटनाओं को आरोही क्रम में जमाइए, ठीक है। 4-5 लाइन दे देगा और उनसे कहेगा कि भी इनको आरोही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले जो बात आई है उसको पहले, उसके बाद में जो बात आई है उसको तो पूरी कहानी का जो कथानक है आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे कैसे होती है। पहले सेना आता है, उसके बाद में वो रुपए देता है, उसके बाद में पूस की रात है उसमें वो सोने प्रश्न करता है, फिर वो जबरा को अपने छाती से चिपकाता है, फिर वो पुआल, फिर वो आम की बाग में जाता है, ठीक है, और वहाँ पर पत्तियाँ हैं जोड़ता है, अलाव जलाता है, फिर वो आग के ऊपर से कूदता है, ठीक है, फिर वो वहीं पर सोने के गीत गुनगुनाने लगता है, फिर उसे नीलगाय की आवाज़ आती है और जबरा भूखने की आवाज़ आती है, फिर वो वहाँ पर सो जाता है, ठीक है। एक बार भगाने भी जाता है लेकिन ठंड का झोंका आता है तो वहाँ पर फिर वो दोबारा से सो जाता है, और सुबह जैसे ही मुन्नी आती है, मुन्नी कहती है सारा खेत का सत्यानाश हो गया। इसके बाद में फिर वो कहता है कि भाई मेरे तो पेट में दर्द हो गया, और मुन्नी कहती है कि भाई अभी माल गुजारी भरनी पड़ेगी। फिर वो कहता है कि अब यहाँ ठंड में रात को सोना तो ना पड़ेगा। तो इस प्रकार है वो पूरी कहानी आपसे दे दी जाएगी, 4 बात आपको दे दी जाएंगी, इनको आरोही क्रम में जमाइए, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही गहराई का क्वेश्चन है, और यदि दोस्तों मैं यदि प्रश्न बनाऊँ तो मैं ऐसा ही प्रश्न आपको बनाऊँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कक्षा है वो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको आई है तो एक बार दोस्तों मेरी मेहनत के लिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये आपकी PDF बनती है, आपको पता है कि मैंने प्रत्येक चीज़ है वो कॉपी में लिखी है, तो मेरी मेहनत के लिए दोस्तों इस क्लास को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और अगली क्लासों को भी इसी तरह से दोस्तों प्यार देते रहिएगा। चलिए आपसे मिलता हूँ नई कक्षा के साथ में और नए प्रश्नोत्तरों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।